हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फाइनल ओकेजन पे। और मैं आज फिर से हिंदी के प्रैक्टिस सेट की सेकंड कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है वो दूसरा प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ। और जो क्वेश्चन है उसमें पहले की तरह जैसे पीछे वाले प्रैक्टिस सेट में सेलेक्टेड क्वेश्चन चूज किए गए थे, उसी टाइप से इस प्रैक्टिस सेट में भी आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन चूज किए गए हैं। देखते हैं आप कितने प्रश्नों का रिप्लाई दे पाते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं क्वेश्चनों को सोल्व। सबसे पहला क्वेश्चन है कि तत्सम तद्भव का अशुद्ध युग्म है, हिंदी के प्रैक्टिस सेट सेकंड का। ठीक है, ये सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि तत्सम तद्भव का अशुद्ध युग्म है। ए नंबर ऑप्शन है कि इक्सु ईख, बी नंबर ऑप्शन है अज्ञानी अनजाना, उसके बाद सी नंबर ऑप्शन है एला इलायची, डी नंबर ऑप्शन है दधी दूध। बताओ इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो अशुद्ध है? ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन या फिर डी नंबर ऑप्शन। तो इसमें अगर अशुद्ध युग्म की बात करें तो इक्सु का ईख, ये जो तत्सम तद्भव है ये भी सही है, एकदम करेक्ट है। उसके बाद बी की बात करें कि अज्ञानी से अनजाना, ये भी तत्सम जो तद्भव है ये भी एकदम करेक्ट है। उसके बाद में थर्ड की बात करें एला का इलायची, ये भी करेक्ट है। और अगर फोर्थ की बात करें दधी और दूध, तो ये गलत है, क्योंकि जो दधी का जो तद्भव रूप होता है, दधी का जो तद्भव रूप होता है दोस्तों वो क्या होता है? दही, जबकि यहाँ पे क्या दिया गया है? दूध, तो इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने लिए करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि उसने लड़ाई की, उसने लड़ाई की है, वाक्य में काल भेद है कि उसने लड़ाई की है, वाक्य में काल भेद है। इसमें काल भेद बताना है अपने को। ऑप्शन दे रखा है, ए नंबर ऑप्शन है सामान्य भूतकाल, बी नंबर ऑप्शन है आसन्न भूतकाल, सी नंबर ऑप्शन है अपूर्ण भूतकाल, और उसके बाद में नेक्स्ट है डी नंबर ऑप्शन सामान्य वर्तमान काल। बताओ ये जो वाक्य है कि उसने लड़ाई की है, इसमें कौन सा जो काल भेद है? तो इसमें अगर काल भेद की बात करें, उसने लड़ाई की है, इसमें अगर काल भेद की बात करेंगे तो इसमें सामान्य जो भूतकाल है कतई नहीं होगा, अपूर्ण भूतकाल ये भी नहीं होगा, और जो सामान्य वर्तमान काल है ये भी कतई नहीं होगा। इसके लिए जो करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन आसन्न भूतकाल। उसने लड़ाई की है, इसमें जो करेक्ट काल भेद है उसको वो क्या है? आसन्न भूतकाल। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 की बात करते हैं कि गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, वाक्य में वचन का प्रयोग है, वाक्य में किस प्रकार के वचन का प्रयोग है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? गुरुजी आ रहे हैं, वाक्य में प्रयुक्त वाक्य में वचन का प्रयोग है। ऑप्शन दे रखा है, ए नंबर ऑप्शन है एक वचन, बी नंबर ऑप्शन है बहुवचन, उसके बाद नेक्स्ट सी नंबर ऑप्शन है एक वचन के स्थान पे बहुवचन, और नेक्स्ट डी नंबर ऑप्शन है कि बहुवचन के स्थान पे एक वचन। कि बताओ ये जो वाक्य है गुरुजी आ रहे हैं, इसमें किस प्रकार के वचन का प्रयोग किया गया है? जो करेक्ट आंसर है उसके लिए आप कमेंट में रिप्लाई करो कि ए नंबर होगा, बी नंबर होगा, या फिर सी नंबर होगा, या फिर लास्ट डी नंबर होगा। तो अगर इस वाक्य की बात करें कि गुरुजी आ रहे हैं, वाक्य में वचन का प्रयोग किया गया है, तो इस वाक्य में एक वचन के स्थान पे बहुवचन का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो गुरुवचन है, ये जो गुरुजी है, ये जो गुरुजी वर्ड है ये सम्मान भाव में है। गुरुजी आ रहे हैं, इसमें सम्मान के भाव में एक वचन के स्थान पे बहुवचन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सम्मान भाव के कारण यहाँ पे एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्त्री बोधक, क्वेश्चन नंबर 4 है स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कि स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है लेखिका, बी नंबर ऑप्शन है पड़ोसिन, सी नंबर ऑप्शन है बहनोई, और डी नंबर ऑप्शन है बहुधीय। कि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ए से डी तक, ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित नहीं है? अपने को करेक्ट आंसर चूज करना है। तो इसमें बताओ ए नंबर लेखिका होगा, या फिर बी नंबर पड़ोसिन, सी नंबर बहनोई, या फिर डी नंबर बहुधीय।
कौन सा होगा बताओ। इसके लिए आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि इसका जो आंसर है वो अपने कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें लेखिका, पड़ोसिन और बहनोई, ये तीनों जो वर्ड हैं ये स्त्री बोधक प्रत्यय से बने हुए हैं, ठीक है। तो अपने से पूछा गया है कि स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो अगर ये तीनों स्त्री बोधक प्रत्यय से बने हुए हैं तो इसमें बना हुआ कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बहुधी है। ये क्या है, इसमें स्त्री प्रत्यय, स्त्री बोधक प्रत्यय का उपयोग नहीं हुआ है। इस कारण अपना जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या होगा अपना राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि निम्न में अशुद्ध विपरीतार्थ, निम्न में अशुद्ध विपरीतार्थी समूह है कि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें अशुद्ध विपरीतार्थी समूह कौन सा है। पहला नंबर ऑप्शन क्या है कि पक्ष और प्रतिपक्ष। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है आस्तिक और नास्तिक। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन है स्वर्ग और नरक। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन है सामिक और शाकाहारी, सामिस और शाकाहारी। तो इनमें से अपने को अशुद्ध विपरीतार्थी समूह चूज करना है। ऑप्शन चारों दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको, कमेंट में बताओ कि ए नंबर ऑप्शन सही है, बी, सी या फिर डी। तो इनको अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि जो ये जो ए नंबर ऑप्शन है पक्ष प्रतिपक्ष एकदम करेक्ट है। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन आस्तिक का क्या होता है, नास्तिक, ये भी करेक्ट है। उसके बाद सी नंबर है स्वर्ग का नरक, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद डी की अगर बात करें तो सामिस का शाकाहारी नहीं होता है। सामिस का क्या होता है, सामिस का शाकाहारी नहीं होता है, क्या होता है, निरामिष, ठीक है। सामिस का क्या होता है, निरामिष। तो यहां पे जो अशुद्ध विपरीतार्थी समूह है वो कौन सा है, डी ऑप्शन, सामिस शाकाहारी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहां पे वो अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें कि बुद्धिमान होने का गर्व अर्थबोधक मुहावरा है। बुद्धिमान होने का गर्व अर्थबोधक मुहावरा है। इसमें अपने को चारों ऑप्शन में से चूज करना है कि ये कौन से मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि अकल का दुश्मन होना, बुद्धिमान होने का गर्व मतलब अकल का दुश्मन होना। उसके बाद बी का है कि बुद्धिमान होने के गर्व का मतलब है अकल पर पत्थर पड़ना, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर है कि बुद्धिमान होने के गर्व का मतलब है अकल के घोड़े दौड़ना। और फोर्थ है कि बुद्धिमान होने के गर्व का मतलब है अकल का पुतला होना। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर अपने लिए चूज करो। तो यहां पे क्या है, चारों ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। चारों ऑप्शन में से जो इसका अर्थ क्या है वो अपने को चूज करना है कि बुद्धिमान होने का गर्व, इसका मतलब अकल का दुश्मन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्या बोलते हैं, बिल्कुल रॉन्ग है। उसके बाद में बी की बात करें कि बुद्धिमान होने के गर्व का मतलब है अकल पर पत्थर पड़ना, ये भी बिल्कुल गलत है। उसके बाद अकल के घोड़े दौड़ना, ये भी इसका अर्थ नहीं है। अगर फोर्थ नंबर डी ऑप्शन की अपन बात करें कि बुद्धिमान होने के गर्व का मतलब है अकल का पुतला, तो ये अपने लिए क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसके लिए जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की बात करें कि कबहू निरामिष होय न कागा, क्या है कि कबहू निरामिष होय न कागा लोकोक्ति का अर्थ है। कबहू निरामिष होय न कागा लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसमें लोकोक्ति का अर्थ अपने को चूज करना है। ऑप्शन 4 दे रखे हैं। ए नंबर ऑप्शन है कि दुष्टों की मित्रता शीघ्र समाप्त हो जाती है। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है कि दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता, ठीक है। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन है कि दुष्ट के साथ बुरा व्यवहार करना। और उसके बाद है डी नंबर ऑप्शन जो कि लास्ट है, कोय और दुष्ट सब जगह पाए जाते हैं। इनमें से अपने को करेक्ट आंसर चूज करना है जिस लोकोक्ति का जिसका जो मेन अर्थ है वो क्या है, कबहू निरामिष होय न कागा, इसका अर्थ अपने को करेक्ट चूज करना है, ठीक है। तो करो, कभी निरामिष होय न कागा, कि कबहू निरामिष होय न कागा का इसका मतलब है
निरामिस मतलब निराश होना, होने कागा मतलब जो कोआ होता है वो कभी निराश नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता। इसके अदरवाइज जो भी ऑप्शन है, दुष्टों की मित्रता शीघ्र समाप्त हो जाती है, बिल्कुल गलत है। इसके लिए सी नंबर जो ऑप्शन है, दुष्ट के साथ बुरा व्यवहार करना, दुष्ट के साथ बुरा व्यवहार करना, ये भी बिल्कुल गलत है इसके लिए। और उसके बाद है कोई और दुष्ट सब जगह पाए जाते हैं, ये भी गलत है। इसके लिए जो राइट आंसर होगा, लोकोक्ति का जो राइट अर्थ होगा वो क्या होगा, दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता। इसका जो मेन जो है भाव है वो ये है कि कभू निरामिस हो न कागा, उसका मेन भाव है कि दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता, ठीक है। तो उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी आप में से कोई भी अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो हमारा ये जो इम्पोर्टेंट वीडियो, सेलेक्टेड क्वेश्चंस की जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं उसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। क्योंकि ये जो मेहनत का जो भी कारण है वो सब आप ही हैं, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको कुछ उसका बेनिफिट उठा सको, ठीक है। और बने रहना इसी टाइप के, ये जो आपने क्वेश्चन देखे 7 तक, इसी टाइप के सेलेक्टेड क्वेश्चंस के लिए बने रहना वीडियो के अंत तक। तो उसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। देखो इसमें 3-4 वर्ड होते हैं। पहला होता है आगत पति का, ठीक है, आगत पति का कि वह नायिका जिसका पति विदेश से आया हो, जिसका पति विदेश से आया हो, इसको क्या बोलते हैं, आगत पति का। उसके बाद में है कि जिसका पति, उसके बाद में क्या है कि जिसका पति विदेश जाने को, उसको क्या बोलते हैं, प्रवस्य पति का। ये जो प्रवस्य पतिका का मतलब होता है वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को हो, ठीक है। क्या अर्थ है, जिसका पति विदेश जाने को हो। तो अपना जो क्वेश्चन था वो क्या था कि क्वेश्चन नंबर था, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को, कि वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रवस्य पति का, जिसका पति विदेश जाने को। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कि परित्यक्ता। इसके बाद सी नंबर जो ऑप्शन है वो क्या है, परित्यक्ता, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं कि जिसको त्याग दिया गया हो, जिसका पति के द्वारा त्याग कर दिया गया हो। जिसका पति के द्वारा जिसका त्याग कर दिया गया हो उसको क्या बोलते हैं, परित्याग, ठीक है। और उसके बाद अपने पास जो चौथा जो ऑप्शन था वो था प्रेषित पति का। क्या था, प्रेषित पति का। प्रेषित पतिका का मतलब होता है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो। प्रेषित पतिका, ठीक है, जिसका पति परदेश गया हो। जिसका पति कहाँ गया हो, परदेश। जिसका पति परदेश गया हो उस स्त्री को अपन क्या बोलते हैं, प्रेषित पति का, ठीक है। परित्याग उसको क्या बोलते हैं, जिसका पति, जिसका त्याग कर दिया गया हो। उसके बाद प्रवस्य पति का, इसका मतलब जिसका पति विदेश जाने को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो अपना करेक्ट आंसर है। उसके बाद पहला जो है आगत पति का, जिसका पति विदेश से आया हुआ हो। ये जो चारों जो वर्ड हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें
तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से विकारी शब्द नहीं है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि निम्न में से विकारी शब्द नहीं है। ठीक है, निम्न में से क्या है, विकारी शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन नंबर है ए भारत, उसके बाद में बी नंबर ऑप्शन है लखपति, सी नंबर ऑप्शन है कंपनियां और डी नंबर ऑप्शन है यदि। ये जो चारों ऑप्शन है आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन और उसके ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे कि निम्न में से विकारी शब्द है, निम्न में से विकारी शब्द नहीं है, सॉरी, कि निम्न में से विकारी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है कि भारत, ऑप्शन बी है लखपति, ऑप्शन सी है कंपनियां, ऑप्शन डी है यदि। इनमें से अपने को वो शब्द चूज करना है जो क्या है, विकारी शब्द नहीं है। ठीक है, तो इनमें से चूज करो कौन सा जो है अपने लिए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए जो है वो क्या है भारत, बी जो है लखपति, सी जो है कंपनियां। ये जो तीनों जो ऑप्शन है ये क्या है, गलत। ठीक है, ये सभी क्या है, विकारी शब्द हैं। ठीक है, जबकि अपन से क्या पूछा है कि निम्न में से विकारी शब्द नहीं है, तो यहां पे जो यदि है, यदि जो है ये क्या है, विकारी शब्द नहीं है। ठीक है, ये कौन सा शब्द है, अविकारी। ये कौन सा शब्द है, अविकारी, जिनको क्या बोलते हैं, अव्यय, जिनको अव्यय भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपने लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है शब्द ईश्वर है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि शब्द ईश्वर है। ठीक है, इनमें शब्द ईश्वर है, इसमें जो है अपने को चूज करना है कि जो ईश्वर जो शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, उक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातिवाचक, ऑप्शन सी है भाववाचक, और ऑप्शन डी है कोई नहीं, कि निम्न में से कोई नहीं। तो आप बताओ कि जो ईश्वर जो शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है। ईश्वर जो शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी है भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन नंबर डी है कि निम्न में से कोई नहीं। ठीक है, तो ईश्वर जो शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है, इनमें से कौन सा जो है अपने लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बताओ। तो इसमें जो होगा ईश्वर जो होगा वो क्या होगा, यहां पे ईश्वर जो होगा जातिवाचक संज्ञा भी नहीं होगा, भाववाचक भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। इसका मतलब होगा कौन सा, ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये क्या है अपने लिए ईश्वर के लिए करेक्ट आंसर, कि ईश्वर शब्द ये जातिवाचक संज्ञा है। लगभग क्या होता है कि जो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है वो निरर्थक होती है। ठीक है, लेकिन ईश्वर जो है ये जो शब्द है इसमें क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये एक ऐसा शब्द है जो क्या है, सार्थक। ईश्वर जो शब्द है वो क्या है, सार्थक। जबकि क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा लगभग क्या होती है, निरर्थक। जबकि ईश्वर एक ऐसा शब्द है जो क्या है, सार्थक। ठीक है, तो अपने लिए ईश्वर में कौन सा शब्द होगा, ईश्वर जो शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है, इसमें क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है,
तो ये अपने लिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा, ऑप्शन नंबर ए अपने लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की। और जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो ये है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। पहला ऑप्शन है बुढ़ापा, दूसरा ऑप्शन है देश, तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है कि नदी, और चौथा ऑप्शन है विश्व। ठीक है, चारों ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इनमें ऑप्शन दे रखे हैं, पहला बुढ़ापा, दूसरा देश, तीसरा नदी, चौथा विश्व। इनमें से कौन सा जो है भाववाचक संज्ञा के लिए करेक्ट आंसर होगा, चूज करो। अपना जो रिप्लाई है, अपना जो उत्तर है वो अपने कमेंट बॉक्स में डालो कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसके लिए क्या होगा, देश, ये भी गलत है। ठीक है, देश जो है यहाँ पे भाववाचक संज्ञा नहीं है। उसके बाद नदी भी गलत है और विश्व की भी गलत है। यहाँ पे जो है बुढ़ापा, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे जो है बुढ़ा जो वर्ड है ये क्या है, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा में है। ठीक है, लेकिन इसमें आपा प्रत्यय के द्वारा, आपा प्रत्यय के मेल पे किसका किसका निर्माण हुआ, बुढ़ापा। ठीक है, इस आपा प्रत्यय के द्वारा, आपा प्रत्यय के द्वारा बुढ़ा में अगर आपा प्रत्यय के मेल के द्वारा यहाँ पे शब्द किसका निर्माण हुआ, बुढ़ापा का, जो कि क्या है, भाववाचक संज्ञा। जबकि बुढ़ा जो शब्द था वो क्या था, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर इसमें आपा प्रत्यय के साथ इसका मेल करा दिया जाए तो क्या बनेगा, बुढ़ापा। ये जो क्या है, बुढ़ापा जो है ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो अपने लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपने लिए क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि शाश्वत या सनातन कुछ भी नहीं हो तो जीवन का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। रेखांकित पद है संज्ञा, बी ऑप्शन है सर्वनाम, सी ऑप्शन है अव्यय और डी ऑप्शन है विशेषण। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है अव्यय, ठीक है, और चौथा है विशेषण। चौथा क्या है, विशेषण। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो इस वाक्य के लिए प्रयुक्त है। ठीक है, जबकि वाक्य क्या है कि यदि शाश्वत या सनातन कुछ भी नहीं हो तो जीवन का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। कि यदि शाश्वत या सनातन कुछ भी नहीं हो तो जीवन का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। इसमें जो करेक्ट जो ऑप्शन है इसमें क्या है, संज्ञा। ये जो शब्द है कि यदि शाश्वत या सनातन नहीं कुछ भी नहीं होता तो जीवन का क्या अर्थ रह जाता। ये जो वाक्य है किस प्रकार का वाक्य है, पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा अव्यय और चौथा विशेषण। बताओ, तो ये जो वाक्य है कि यदि या शाश्वत या सनातन कुछ भी नहीं रह जाता तो वाक्य का जीने का क्या अर्थ, कि
सनातन, शाश्वत या सनातन कुछ भी नहीं होता तो जीवन का जीने का क्या अर्थ रह जाता। तो इसमें ये जो शब्द है ये ना तो संज्ञा है, ना सर्वनाम है, ना अव्यय है। ये शब्द किस प्रकार का शब्द है? विशेषण शब्द। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो अपने लिए क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि निम्न में से परिणामवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, निम्न में से परिणामवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। बिल्कुल, लगभग, काफी और अचानक। तो इनमें जो है वो करेक्ट आंसर क्या है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से परिणामवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। निम्न में से परिणामवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी है लगभग, ऑप्शन नंबर सी है काफी, और ऑप्शन नंबर डी है अचानक। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो इसके लिए जो अपने को करेक्ट आंसर क्या है? ठीक है, कि निम्न में से परिणामवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो ना तो बिल्कुल परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, ना जो है ये भी, सॉरी, बिल्कुल जो है ये भी परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, लगभग भी और काफी भी। ये जो तीनों जो वर्ड है ये किसके हैं? परिणामवाचक क्रिया विशेषण के। परिणामवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। ठीक है, लेकिन जो अचानक जो है ये जो शब्द है ये अलग है इन तीनों से। अचानक जो शब्द है इन तीनों से अलग है, और ये जो है ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो इसके लिए अपने को पास जो करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अपने पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि अभिषेक शब्द का संधि विच्छेद है। अभिषेक शब्द का संधि विच्छेद है। पहला है अभि प्लस सेक, दूसरा है अभि प्लस एक, तीसरा है अभि प्लस सेक, और चौथा है अब प्लस इसेक। पहला है अभि प्लस सेक, दूसरा है अभि प्लस एक, तीसरा है अभि प्लस सेक, षटकोण वो सलेट वाला स। उसके बाद में चौथा है अब प्लस इसेक। इनमें से अभि प्लस सेक, अभिषेक का, अभिषेक के लिए कौन सा प्रयुक्त संधि विच्छेद है? इनमें से अभिषेक शब्द के लिए कौन सा प्रयुक्त संधि विच्छेद है? क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन पहला दे रखा है अभि प्लस एक, ऑप्शन बी नंबर जो है वो दे रखा है अभि प्लस एक, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है अभि प्लस एक, और ऑप्शन नंबर 4 है कि अब प्लस इसेक। इनमें से कौन सा अभिषेक शब्द के लिए प्रयुक्त संधि विच्छेद है? तो बताओ। तो इसमें जो है अभि प्लस एक, ये जो वर्ड है ये क्या है? अभिषेक वर्ड के लिए, अभिषेक शब्द का प्रयुक्त संधि विच्छेद है। ठीक है, इसमें ई प्लस स मिलके स षटकोण बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ई प्लस स का ई प्लस स मिलके क्या बना है? स। ठीक है, ई के बाद यहाँ पे ई के बाद क्या आया है? ई वर्ड के बाद आया है स। ठीक है, तो इस वजह से ये जो वर्ड है ये स में चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? अभिषेक, अभिषेक। यहाँ पे ई आने के कारण, यहाँ पे सॉरी मैंने अभी ई प्लस स बोल दिया था, लेकिन ई आने के कारण यहाँ पे जो ये जो स है ये इसमें चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण है। पहला है संस्कृति, दूसरा है युवावस्था, तीसरा है निर्जन, और चौथा है मूसलाधार। पहला है संस्कृति,
दूसरा है युवावस्था, तीसरा है निर्जन, और जो फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है, फोर्थ नंबर ऑप्शन है कि मूसलाधार। चारों ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दे रखे हैं क्वेश्चन सहित। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसके जो ऑप्शन है वो क्या क्या है कि निम्न में से विसर्ग संधि है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण है। पहला है संस्कृति, बी ऑप्शन है युवावस्था, सी ऑप्शन है निर्जन, और ऑप्शन नंबर 4 है मूसलावस्था। तो इनमें विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है? संस्कृति बिल्कुल गलत, युवावस्था ये भी बिल्कुल गलत, मूसलाधार ये भी बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे जो है विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी निर्जन, ऑप्शन नंबर सी निर्जन, ये किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का। तो यहाँ पे अपने पास करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्न में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? निम्न में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? नव प्लस रात्रि। नव प्लस रात्रि पहला है, ए नंबर जो ऑप्शन है वो है नव प्लस रात्रि नवरात्रि। सहस्र प्लस अक्षी, सी नंबर ऑप्शन है सहस्र प्लस अक्षी, बी नंबर ऑप्शन है सहस्र प्लस अक्षी। सहस्रांक। उसके बाद सी नंबर जो ऑप्शन है वो सी नंबर ऑप्शन है अपने पास उद प्लस स्थान उत्थान, उद प्लस स्थान उत्थान। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपने लिए क्या है? करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या है? उद प्लस स्थान उत्थान। उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी अभी प्लस शेख अभिषेक। ऑप्शन नंबर डी है अभी प्लस शेख अभिषेक। ठीक है, उसके बाद में ऑप्शन नंबर ए क्या था? ऑप्शन नंबर ए था कि निम्न क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? ए नंबर ऑप्शन है नव प्लस रात्रि नवरात्रि, बी नंबर ऑप्शन है सहस्र प्लस अक्षी सहस्रांक, उसके बाद सी नंबर ऑप्शन है उद प्लस स्थान उत्थान, और डी नंबर ऑप्शन है अभी प्लस शेख अभिषेक। तो इनमें जो है अपने से क्या पूछा है? निम्न में से जो क्या बोलते हैं कौन सा शब्द कौन सा विकल्प अशुद्ध है? इनमें से इन चारों विकल्पों में से कौन सा गलत है वो अपने को चूज करना है। तो अभी प्लस शेख अभिषेक, डी ऑप्शन सही है, करेक्ट आंसर है। उद प्लस स्थान ये भी अपने लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद बी ऑप्शन सहस्र प्लस अक्षी सहस्रांक ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद फर्स्ट की बात करें कि नव प्लस रात्रि, तो यहां पे क्या है? नवरात्रि। यहां पे क्या है? नवरात्रि। ये अपने लिए क्या है? करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यहां पे वो क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां पे अपने पास क्या गया? ऑप्शन ए है वो क्या है? करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करते हैं तो कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 17 की बात करते हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि किस क्रम में समास का सही प्रयोग हुआ है, कि किस क्रम में समास का सही प्रयोग हुआ है। पहला है रामकृष्ण बहुब्री, रामकृष्ण जो शब्द है इसमें बहुब्री समास का प्रयोग हुआ है। उसके बाद बी है कि यमुना तट, इसमें करण तत्पुरुष, यमुना तट जो शब्द है इसमें करण तत्पुरुष का शब्द का उपयोग हुआ है। ठीक है, उसके बाद सी है भला मानस,
भला मानस में कौन सा समास है? द्विगु समास। इसमें द्विगु समास बताया है ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद है डी, कनक लता कर्मधारय। ठीक है, कि कनक लता शब्द में जो है वो यहाँ पे किसका उपयोग हुआ है? तो अपने लिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि किस क्रम में समास का सही प्रयोग हुआ है। पहला है रामकृष्ण बहुब्री। पहला क्या है? रामकृष्ण। इसमें कौन सा हुआ है? बहुब्री। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, दूसरा नंबर जो ऑप्शन है वो क्या है? यमुना तट। इसमें करण तत्पुरुष का, इसमें किसका उपयोग हुआ है? करण तत्पुरुष का। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड जो है, तीसरा जो ऑप्शन है वो है भला मानस, जिसमें द्विगु समास का उपयोग बताया है। भला मानस, इसमें किसका उपयोग हुआ है? द्विगु समास का। उसके बाद में चौथा जो ऑप्शन है, उसके बाद में फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है वो क्या है? कि कनक लता, कनक लता शब्द में कर्मधारय समास का उपयोग हुआ है। तो चौथा नंबर ऑप्शन क्या है? कनक लता। इनमें किसका उपयोग हुआ है? कर्मधारय का। तो इनमें से चारों ऑप्शन में से अपने को बताना है कि किस विकल्प में एकदम सही समास का उपयोग हुआ है। ठीक है, कि किस क्रम में समास का सही प्रयोग हुआ है। तो यहां पे जो है रामकृष्ण, यहां पे किसका उपयोग हुआ है? बहुब्री का नहीं हुआ, द्वंद्व समास का। ठीक है, द्वंद्व समास का उपयोग हुआ है। यमुना तट, यमुना तट में करण तत्पुरुष का समास, करण, यमुना तट में करण तत्पुरुष का उपयोग न होके यहां पे जो समास है वो क्या है? संबंध तत्पुरुष। यहां पे क्या है? संबंध तत्पुरुष का उपयोग हुआ है। ठीक है, तो यहां पे करण जो तत्पुरुष है वो क्या होगा? गलत। ठीक है, उसके बाद है भला मानस, कि भला मानस में यहां पे किसका उपयोग हुआ है? द्विगु समास का, जबकि भला मानस में कर्मधारय समास का उपयोग हुआ है। ठीक है, किसका उपयोग हुआ है? कर्मधारय का। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा कि किस क्रम में समास का सही प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, कनक लता। इसमें क्या बताया? कर्मधारय। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे लिए क्या हुआ? करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद में बात क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से किस शब्द में बहुब्री समास है? क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऑप्शंस के साथ, विकल्पों के साथ, जिसमें पहला विकल्प है, क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर देता हूं, कि निम्न में से किस शब्द में बहुब्री समास है? ठीक है, ऑप्शन है पहला पंकज, दूसरा है कमल नयन, तीसरा है राजकुमार, चौथा है पानी। पहला है पंकज, दूसरा है कमल नयन, तीसरा नंबर जो ऑप्शन है, तीसरा नंबर ऑप्शन है राजकुमार, चौथा है पानी। अपने को बताना ये है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के लिए, किस विकल्प में बहुब्री समास का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है पंकज, ऑप्शन नंबर बी है कमल नयन, ऑप्शन नंबर सी है राजकुमार, ऑप्शन नंबर 4 है क्या है? डी जो ऑप्शन नंबर है उसमें क्या है? पानी। ठीक है, इन चारों विकल्पों में से अपने को वो विकल्प चूज करना है, वो विकल्प चुनना है जिसमें बहुब्री समास का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा विकल्प है जिसमें बहुब्री समास का प्रयोग हुआ है? तो इनमें से कमल नयन ये भी गलत है, पानी भी गलत है, राजकुमार भी गलत है। यहाँ पे जो पंकज जो शब्द है, पंकज जो शब्द है ऑप्शन नंबर ए में, इस पंकज शब्द में किसका उपयोग हुआ है? बहुब्री समास का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, 19, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में संधि व समास दोनों हैं?
पहला नंबर ऑप्शन है सुदर्शन, दूसरा नंबर है चरण कमल, तीसरा नंबर है महाभारत और चौथा नंबर है महोत्सव। इन चारों ऑप्शन में से अपने को वो विकल्प चुनना है जिसमें संधि व समास दोनों है। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें संधि व समास दोनों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है सुदर्शन, बी है चरण कमल, सी है महाभारत और फोर्थ है क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्या है? महोत्सव। ठीक है, तो इनमें से कौन सा विकल्प है जिनमें संधि व समास दोनों का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे सुदर्शन ये भी गलत है, महाभारत ये भी गलत है, चरण कमल ये भी गलत है। यहाँ पे जो महोत्सव शब्द है, ये जो महोत्सव शब्द है इसमें संधि और समास दोनों का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे जो डी नंबर जो ऑप्शन है अपने लिए ये क्या होगा? करेक्ट आंसर। महोत्सव जो होगा वो इसके लिए क्या होगा? एकदम सही उत्तर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि हार में कौन सा उपसर्ग जुड़कर द्वारपाल का अर्थ देता है? कि हार में कौन सा उपसर्ग जुड़कर द्वारपाल का अर्थ देता है? आपको क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला है प्रति, दूसरा है आ, पहला है प्रति, दूसरा है आ उपसर्ग, तीसरा जो ऑप्शन है, थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो है वी और फोर्थ नंबर है नी। चौथा नंबर ऑप्शन क्या है? नी। ठीक है, इन चारों उपसर्गों में से ऐसा कौन सा जो उपसर्ग है वो ये है कि जिसको अगर हार में जोड़ा जाए, हार में जुड़ने पर वो किसका अर्थ देता है? द्वारपाल का। ठीक है, तो हार में ऐसा कौन सा उपसर्ग है जो हार के साथ जुड़कर द्वारपाल का अर्थ देता है? आ भी गलत है, नी भी गलत है और वी भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे जो है प्रति उपसर्ग, ये जो प्रति उपसर्ग है ये हार के साथ जुड़कर द्वारपाल का अर्थ देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21।